हेलो दोस्तों। आज हम ना तीन ऐसी कमाल की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली हर पल हमारे चारों तरफ हो रही हैं। मोशन, टाइम एंड साउंड। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स के रूल्स नहीं है, ये तो हमारी दुनिया का आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि एक शेर की दहाड़ और एक मच्छर की भिनभिनाहट में असल में फर्क क्या है? क्या सिर्फ आवाज का ऊंचा नीचा होना? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपी है प्योर फिजिक्स, और आज हम मिलके इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फंडामेंटल चीज से। देखिए, किसी भी चीज को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो मूव कैसे करती है। और हाँ, मोशन का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड, यानी कि चाल। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो उसकी स्पीड क्या हुई? सिंपल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना आसान? और ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला जो सब कुछ बदल देता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बस इन तीन चीजों से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तेजी को आराम से नाप सकते हैं। अब देखिए, मोशन भी दो तरह का होता है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड, जैसे घड़ी की सुई, है ना, वो बिना रुके एक ही स्पीड से चलती रहती है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां स्पीड बदलती रहती है। सोचिए एक ट्रेन के बारे में, जो स्टेशन से निकलते हुए धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ती है। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलन गति। ये एक रिपीटिंग आगे पीछे टू एंड फ्रो वाला मोशन है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल वो पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक्स का पेंडुलम। तो सवाल ये है कि ये पेंडुलम टाइम कैसे मापता है? अपने टाइम पीरियड से। एक पेंडुलम को अपना एक पूरा ऑसिलेशन, मतलब एक बार आगे जाकर वापस अपनी जगह आने में जो फिक्स टाइम लगता है ना, बस उसे ही उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो मोशन तो हमने समझ लिया। अब बारी है साउंड की, यानी ध्वनि। चलिए अब ये देखते हैं कि आवाज हम तक पहुंचने का अपना ये सफर कैसे तय करती है। तो ये साउंड आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एनर्जी का एक फॉर्म है जो वाइब्रेशंस यानी कंपन से पैदा होती है। जब भी कोई चीज कांपती है, चाहे वो गिटार का तार हो या हमारे गले की वोकल कॉर्ड्स, साउंड पैदा होता है। लेकिन एक बात है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस। ये वैक्यूम में, मतलब जहां कुछ भी नहीं है, वहां ट्रैवल कर ही नहीं सकता। और पता है, यही वजह है कि स्पेस में सब कुछ बिल्कुल साइलेंट होता है। कमाल है ना? और मजे की बात तो यह है कि साउंड की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। ये सबसे तेज ट्रैवल करता है सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे धीरे गैस में। तभी तो कहते हैं ना कि दूर से आती ट्रेन की आवाज हवा में सुनने से पहले पटरी पर कान लगाकर सुनी जा सकती है। अब समझ आया? अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे शेर और मच्छर वाले सवाल पर। याद है? इसका जवाब किसी भी साउंड की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में छिपा है, लाउडनेस और पिच। चलिए अब इनमें फर्क समझते हैं। यहीं पर सारा राज खुलता है। देखिए, साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब तरंग की ऊंचाई, वो उसकी लाउडनेस तय करती है। और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब तरंगे कितनी पास पास हैं, वो उसका पिच तय करती है। एम्पलीट्यूड को समझने के लिए ना एक झूले का एग्जाम्पल लेते हैं। आप झूले को जितना जोर से धक्का देंगे, वो उतना ही ऊंचा जाएगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, आवाज उतनी ही लाउड होगी। शेर के दहाड़ का एम्पलीट्यूड बहुत बहुत हाई होता है। और फ्रीक्वेंसी का क्या? सोचे कि आप एक केबल पर उंगलियों से टैप कर रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी टैप 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 करेंगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसी है। साउंड वेव्स में भी ऐसा ही है। तरंगे जितनी पास पास और क्राउडेड होती है, फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होती है और आवाज उतनी ही हाई पिच या कह लीजिए तीखी होती है, बिल्कुल एक मच्छर की भिनभिनाहट की। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो क्या सब तैयार हैं एक क्विक ब्रेन गेम के लिए? लेट्स गो। पहला सवाल ये रहा, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। सोचिए जरा, कहां आवाज बिल्कुल नहीं होगी? अगला सवाल फ्रीक्वेंसी पर है। अगर किसी कंपन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड की कौन सी क्वालिटी हाई होगी, लाउडनेस या फिर पिच? ओके, अब एक छोटा सा मैथ प्रॉब्लम। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो उसकी चाल यानी स्पीड क्या होगी? फॉर्मूला याद है ना?
चौथा सवाल फिर से स्पीड के बारे में। ध्वनि हवा में तेज चलती है या स्टील में? वो ट्रेन की पटरी वाला एग्जाम्पल याद कीजिए। और ये रहा आखिरी सवाल पेंडुलम पर। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ओके, टाइम्स अप। चलिए अब फटाफट इन सवालों के जवाब देखते हैं और रिकन्फर्म करते हैं कि ये फिजिक्स हमारी दुनिया से असल में कैसे जुड़ी हुई है। तो तीसरे सवाल का जवाब है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बस डिस्टेंस यानी 100 किलोमीटर को टाइम यानी 2 घंटे से डिवाइड कर दिया। देखा फॉर्मूला कितना काम का है। और बाकी जवाब? पहले का जवाब है वैक्यूम, दूसरे का पिच, चौथे का स्टील और पांचवे का टाइम पीरियड। अगर सारे जवाब सही थे तो भाई वेल डन। तो आज हमने एक और चीज सीखी कि हमारे सुनने की भी एक लिमिट है। हम सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि और आवाजें हैं ही नहीं। चमगादड़ हमसे कई ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी यानी अल्ट्रासोनिक साउंड इस्तेमाल करते हैं, और भूकंप हमसे बहुत लो फ्रीक्वेंसी यानी इंफ्रासोनिक साउंड पैदा करते हैं। ये सब हमारे लिए एक तरह से अदृश्य हैं। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे चारों तरफ और कौन-कौन सी ऐसी इनविजिबल फिजिक्स काम कर रही है जिसे हम देख या महसूस नहीं कर पाते। इस पर जरूर सोचिएगा।